सब ठीक है ना। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का चौथा अध्याय मन इस पूरक पठन का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पूरक पठन के लेखक है विकास परिहार। इनका अल्प परिचय पहले हम जान लेते हैं। विकास परिहार जी का फोटो यहाँ पर है और उनकी जानकारी हम लेते हैं। आपका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ है। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी हैं। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। यानी आपने भारतीय फौज में भी काम किया है, वायुसेना में भी काम किया है, पत्रकार भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ रेडियो में भी आपने काम किया है तथा नाट्य में भी आपकी रुचि है। इस प्रकार से लेखक का परिचय हम देख रहे हैं। अब पद्य संबंधी जानकारी, ये थोड़ी सी अलग विधा आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इस शायद पहली बार आप ये पढ़ रहे होंगे, लेकिन आजकल आधुनिक युग में यह बहुत ही लोकप्रिय विधा बन चुकी है, जिसका परिचय हम देखेंगे पद्य संबंधी जानकारी में। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हम देखते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना हमें सभी में है और इंटरनेट की वजह से तो पूरे विश्व का साहित्य हम घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे मराठी में ओवी या अभंग प्रसिद्ध है, हिंदी अवधी ब्रज भाषा में दोहे प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से जापान की यह लोकप्रिय और प्रसिद्ध विधा है हाइकू। हाइकू ये क्या है? हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। यह विश्व की सबसे छोटी, यानी बहुत कम शब्दों में कवि जो है वह अपना कहना ये प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। जैसे हमने देखा कि दोहा जो है वह प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11 वर्णों में लिखा जाता है, उसी प्रकार से हाइकू यह कविता जो है वह सिर्फ 17 वर्णों के ढांचे में ही लिखी जाती है। इतनी छोटी, यानी कम, गागर में सागर भरने की क्षमता जैसे हम कहते हैं, उसी प्रकार से बहुत कम शब्दों में लिखी जाने वाली, लेकिन जिसका अर्थ बहुत ही विस्तृत और गहन होता है, ऐसी कविता जिसे हाइकू कहा जाता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो चलो हम देखते हैं ये हाइकू क्या है। अब पहली ही रचना है और पहली हाइकू जो है इसका अध्ययन हम करते हैं। यह सचित्र अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो बात हम सुनते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो बातें हम देखते हैं उसे बहुत देर तक हम ध्यान में रखते हैं, इसलिए सचित्र इसका अध्ययन करेंगे। जो कि ये विधा, ये जो हाइकू है बहुत छोटे छोटे से है काव्य पंक्तियाँ इसका अर्थ हमें समझ में आए, इसलिए हम सचित्र इसका अध्ययन करेंगे। पहला हाइकू है घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइकू का ढांचा किस प्रकार से है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 वर्ण पहली पंक्ति में। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वर्ण दूसरी पंक्ति में। 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ण तीसरी पंक्ति में। इसी प्रकार का ढांचा सारे विश्व भर में हाइकू का होता है, 5 + 7 + 5, इस प्रकार से। अब इसका अर्थ हम समझेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पर हम देखते हैं कि घनी अंधेरी रात है और अमावस शायद नज़दीक आ गई है। चंद्रमा बहुत ही सुंदर सुहाना दिखाई दे रहा है और कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात इसमें एक और अर्थ छिपा हुआ है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में यह घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरण फूट पड़ती है। यानी जब विपत्ति आती है हम पर, संकट का समय है, तो उम्मीद की किरण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और वह उम्मीद की किरण बहुत छोटी है,
लेकिन वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमारे जीवन में आशा निर्माण करती है। इसी प्रकार से कवि ने कहा कि अंधेरे में छोटा सा चमकता हुआ प्रकाश हमारे लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें राह दिखाता है। अगला हाइकू है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यानी कि कवि ने यहाँ पर हम देखते हैं कि संस्कृत में गीता में यह श्लोक हमने पढ़ा है या इसका अध्ययन बहुत बार सुना भी है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। यानी हमें जीवन में अपना कर्तव्य, अपना काम करते रहना चाहिए, प्राप्ति की, फल प्राप्ति की अपेक्षा रखे बिना। यानी कि हमें जो हमने हाथ में काम लिया है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उस मार्ग पर हमें सफलता मिलेगी या वह ध्येय हम प्राप्त करेंगे या न करेंगे, इस बात के लिए तो हम मन में सोचते ही रहते हैं। लेकिन अगर मुझे सफलता मिलेगी तो इस प्रकार हमें, चाहे अनुकूल स्थिति हो या फिर प्रतिकूल स्थिति हो, विपरीत स्थितियों में भी हमें अपना काम उसी लगन से करना चाहिए जैसे हम करते आए हैं, फल प्राप्ति की अपेक्षा किए बिना। इस प्रकार से कवि का कहना है कि हमें अपने काम में कार्यरत रहना चाहिए। चींटी का उदाहरण हम ले सकते हैं कि चींटी फल प्राप्ति की अपेक्षा किए बिना जीवन भर अपना काम करती रहती है, या मधुमक्खी का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से, इन छोटी छोटी पक्षी प्राणियों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर कर्म की महत्ता हमें बताते हैं। अगला हाइकू है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ पर हमें सवाल पूछा है कवि ने कि जीवन यह एक समुद्र की तरह है। यह समुद्र बहुत ही गहरा है, इसका किनारा भी बहुत दूर है, और जीवन नैया हमारी जो नाव है वह नदी के प्रवाह में या समुद्र के प्रवाह में अब उसने प्रवेश किया है। तो आगे बढ़ने का काम और संभलने का काम किसे करना है? हमें खुद ही करना है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालने का काम हमें ही करना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है हमें। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा, हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। यानी हमें किसी के सहारे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो अपने आप को खुद इस प्रकार से तैयार करना है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, चाहे मैं अकेला ही क्यों न रहूं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना है। इस प्रकार से हमें अपने आप को तैयार करना है। मझधार इस शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया है नदी के प्रवाह का मध्य भाग, जहाँ पर हम अटक सकते हैं या फिर हम डर सकते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। अगला हाइकू है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना हम अंग्रेजी महीनों के अनुसार देखेंगे तो मार्च का जो महीना है, होली का त्योहार होता है, तब ये फागुन का महीना आता है। तब क्या हो जाता है, गर्मी की ऋतु शुरू होने वाली है और पेड़ों के पत्ते जो है वो गिरने लगते हैं। लेकिन उन दिनों की एक खास बात है कि उन दिनों में रंग बिरंगे फूल जो है, मनमोहक फूल, रंग बिरंगे और अच्छे सुगंध वाले फूल जो है, उनमें बहार आ जाती है। तो कवि कहते हैं कि एक तरफ वीराना छाने लगता है तो एक तरफ क्या है, रंग बिरंगे फूल जो है वो हमें सुकून देने का काम करते हैं। तो बहुत बार ऐसी विपरीत स्थितियां आ सकती है, सुख और दुख साथ साथ भी आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, दुख को भूलकर सुख का साथ देना है, या फिर दुखों को भूलना नहीं है लेकिन उनकी तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी सुखों के थोड़े से क्षणों में भी। तो कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने संग संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है, अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। यानी जीवन के जो कुछ भी सुख के क्षण आते हैं, उन क्षणों को हमें जी भर के जी लेना चाहिए। बाकी भाग दौड़ तो हमारी जीवन भर चलती ही रहती है। जो कुछ भी रंग बिरंगे क्षण हमारे जीवन में आएंगे, उसका भरपूर आनंद हमें, जी भर के आनंद हमें लेना चाहिए।
अगला हाइकू जो है बहुत ही सुंदर अर्थपूर्ण हाइकू है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पर बहुत सुंदर गुलाब के फूल है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि गुलाब के फूलों की सुंदरता हम देखते हैं, लेकिन उन गुलाब के फूलों को इन कांटों के बीच ही खिलना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जीवन में भी क्या होता है, इन कांटों रूपी संकटों का सामना करते हुए हमें इस प्रकार से हमारे जीवन को खिलखिलाना है, उसमें बाहर लानी है। और यही काम हमारे लिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है, वह हमें हर पल प्रेरणा देता है। ये परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाओ और इस प्रकार से खिलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अपने गम को थोड़ी देर के लिए छिपा के रखो या फिर उसको थोड़ी देर के लिए दूर रखो और इस प्रकार से जीवन का जी भर के आनंद लो। अगला हाइकू है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा इस शब्द का अर्थ है घोर निराशा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम प्रयास करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम काम करते रहते हैं, जो कुछ भी हमने तय किया है उस उम्मीद पर हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हर बार हमें सफलता मिलती ही है ऐसी बात नहीं है। बहुत बार हमारे परिजन, हमारे जो पड़ोसी, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे हम निराश हो जाते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है और उससे क्या हो जाता है, घोर निराशा हमारे जीवन में आ जाती है। ऐसे समय में क्या हो जाता है, आँखों के द्वार से हमारी कुंठा, हमारी निराशा जो है वो बाहर आ जाती है, यानी आंसुओं के रूप में हम अपनी निराशा जो है वो बाहर निकालते हैं। उदास आंखें यहाँ पर दिखाई देती है। तो उस प्रकार से कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की उदासी भी छा जाती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें इस वातावरण में रहना है, लेकिन थोड़ी देर में ही अपने आप को समझाना है कि चल उठ, तुझे आगे बढ़ना है और तू ही तुम्हारे जीवन का शिल्पकार है, तुम्हारे सिवा कोई तुम्हारा जीवन संवार नहीं सकता। और इस प्रकार से अपने आप को हमें तैयार करना है। तो भीतरी कुंठा जो है, हमारी निराशा जो है, वह आंखों के मार्ग से बाहर आती है आंसुओं के रूप में। इसी प्रकार का हाइकू आगे भी दिया है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि खारे जल से धुल गए विषाद, विषाद यानी दुख, मन पावन। बहुत बार हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कारण इसके बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कभी परीक्षा में फेल हुए हैं, कभी सफलता नहीं मिली है, कभी तुम्हारा कोई नज़दीकी रिश्तेदार तुमसे दूर गया है, तुम्हारा बहुत अच्छा जो चाहने वाले, तुम जिसे चाहते हो वह व्यक्ति तुमसे बिछड़ गया है। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इन कारणों को थोड़ी देर के लिए हम गम के समुद्र में डूब भी जाते हैं, इसका विषाद दुख भी हमें हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे आंखों से आंसू बह निकलते हैं, तो इन खारे आंसुओं के जल से सारे दुख जो है वह धुल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारा मन जो है वह भी एक खुले आकाश की तरह खुला हो जाता है और थोड़ी ही देर में हम फिर से अपने काम में जुट सकते हैं। इस प्रकार से कभी कभी हमें अगर बहुत ज़्यादा दुख होता है बिछड़ने का या फिर किसी बात का, तो हमें आँखों से आंसू भी निकालने चाहिए। तो यह बात यहाँ पर कवि हमें बताते हैं। अगला हाइकू है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा इस शब्द का अर्थ है जीवन जीने की प्रखर इच्छा। यानी हर एक व्यक्ति, चाहे हम देखते हैं कितना ही बीमार क्यों न हो, अंतिम समय क्यों न गिन रहा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति या हर एक सजीव को जीवन जीने की बेहद इच्छा होती है। और इस प्रकार से कवि कहता है कि हमें क्या करना है, मृत्यु पर विजय पानी है, जीवन का विष पीना है। विष क्यों कहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी कड़वी बातों का सामना हमें जीवन में करना पड़ता है। कुछ सहमतियाँ होती है, कुछ असहमतियाँ होती है, कुछ गलत बातें होती है, कुछ सही बातें होती है, बहुत सारी बातें जीवन में होती है। लेकिन हमें क्या करना है, इन सारी बातों को, इन सारी परेशानियों को, इन सारी चिंताओं को दूर करके हमें जीवन जीने की इच्छा को प्रबल बनाना है। और प्रत्येक मनुष्य को जीवन में आने वाली परेशानियाँ, चिंता और अप्रिय प्रसंग जो है, इन सारे प्रसंगों से
जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना है और हमें अपने जीवन के जिजीविषा का प्रमाण देना है, यानी इन सारे संघर्षों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगला हाइकू है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। बहुत बार हम देखते हैं कि जब बादल छा जाते हैं आकाश में तो क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, उदासी का माहौल बन जाता है और यूं ही हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत उदास हो गए हैं और कभी कभी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। तो कभी यहाँ पर कहते हैं कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार से जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है, यानी दुख की मात्रा बहुत गहरी पीड़ा हो जाती है तो आँखों के माध्यम से हमारे आंसू जो है वह दुख हमारे जो है वह बहते हैं और वह आंसू निकालते हैं, हमारा दुख थोड़ा सा कम हो जाता है। अगला हाइकू है, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरी तो आपने देखी ही होगी, तो कैसी होती है, दो पटरियों के बीच से रेल गुजरती है। ये दो पटरियाँ जो है वो आदि से लेकर अंत तक, जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ से लेकर अंत तक साथ साथ चलती है, लेकिन इनका मेल कभी नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिन आप छात्र जीवन में भी देखते हैं, पहली कक्षा से लेकर आप 10वीं कक्षा तक आए हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे कि जो आपके साथ पहली कक्षा से साथ हैं लेकिन उनके विचार आपके विचारों से मेल नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्वभाव के विभिन्न व्यक्तिमत्व के लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे और उनके मत अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, अलग अलग मत प्रवाहों के साथ मिलकर काम करना है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उनके मत आपके मतों से मेल नहीं खाएंगे, फिर भी हमें क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, दूसरों के मतों का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगला हाइकू है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। कवि यहाँ पर कहते हैं, ओट इस शब्द का अर्थ है आड़। तो कवि कहते हैं कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो क्या हो जाता है, सारे सितारे जो है जो चमचमाते हैं और रात में बेहद सुंदर आकाश दिखाई देता है। तो बादल आ जाने पर ये सारे सितारे जो है वो बादलों की ओट में यानी बादलों के पीछे छिप जाते हैं और क्या हो जाता है, इस प्रकार से सूना आकाश दिखाई देता है। और ये सूना आकाश जो है वह हमें बहुत उदास करता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है ये बादल खाली हो जाते हैं तो आकाश में फिर से सितारे चमकने लगते हैं। उसी प्रकार से जीवन में भी निराशा का वातावरण, उदासी का वातावरण थोड़ी देर के लिए होता है, उसे हमें थोड़ी देर के लिए सहन करना है। बाद में जैसे ही ये बादल आगे निकल पड़ेंगे या फिर बारिश हो जाएगी तो ये क्या हो सकता है, बाद में जैसे सितारे नज़र आते हैं उसी प्रकार के सुख के सितारे हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, तो हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है और आगे आगे बढ़ते रहना है। अगला हाइकू है, बेहद सुंदर बात बताई है और इन बातों का स्कूली जीवन में आप जब पढ़ रहे हैं तो इस जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत लोग होते हैं कि जो हमारे हमसफ़र है, जो हमारे साथ साथ चलते हैं, खास लोग होते हैं हमारे जीवन में कि जो हमें पुश करते हैं, आगे बढ़ने के लिए सहायता देते हैं। कभी कभी हम मन की बातें उनके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की अहमियत हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम है कि जिनके साथ हमारी बनती है। तो ऐसी व्यक्तियों की अहमियत यहाँ पर बताई है। कवि ने यहाँ पर कहा है कि जो साथी है हमारा, वो हमारे जीवन के गीतों को स्वर देने का काम करता है और वह गीत हमारे अमर हो जाते हैं। यानी बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं कि जो आपके दोस्तों की वजह से आपके जीवन में आए हैं, खुशी के वह पल आपके जीवन में आए हैं और ऐसे पलों को यहाँ पर कवि ने गीत कहा है जो हमेशा हमारे ध्यान में रहते हैं, जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुमने जिन गीतों को स्वर दिए हैं
वह गीत मेरे अमर हो गए, यानी वह क्षण मेरे लिए अमर हो गए हैं। इसके साथ साथ कवि यह भी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का अनोखा सामर्थ्य होता है, वह जिन गीतों को स्वर देता है वह अमर हो जाते हैं। कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन भी ला सकता है। दो अर्थ यहाँ पर बताए हैं कि कवि जो है वह क्या कर सकते हैं, जीवन समाज परिवर्तन का भी काम कर सकते हैं। कल ही मैंने एक किस्सा सुना, जब लाल किले पर पंडित नेहरू 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो उनका पैर फिसल गया और वह गिरने लगे। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने नेहरू जी को सहारा दिया और उनको खड़ा किया। तो नेहरू जी ने बताया कि धन्यवाद, या कहा धन्यवाद। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि जब राजनीति डगमगा जाए तो साहित्य को, कवियों को ही उसे सहारा देना पड़ता है। यानी समाज में अगर कोई गलत बात हो रही है तो ये साहित्यकार ही अपनी कलम से उस बात को समाज में समाज को जागृत करते हैं और समाज में इस बात को प्रखरता से प्रस्तुत भी करते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर दोहरी बात या दो अर्थ वाली बात यहाँ पर बताई है। अगला हाइकू जो है, इसमें कवि ने कहा है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यानी हम देखते हैं कि समुंदर का पानी बहुत खारा है, उसकी मात्रा जो है वो बेहद खारी है। सामान्य व्यक्ति या कोई भी प्राणी जो है वो समुंदर का पानी नहीं पी सकता। हम देखते हैं कि ज़मीन बहुत कम है लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना पानी होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, नहीं खेती के लिए, नहीं पीने के लिए, ना ही किसी उपयोग में हम उसे ला सकते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि सागर में बहुत जल राशि होती है, परंतु खारे होने के कारण, अथाह होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता है तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। यानी तुम्हारे पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, धनराशि क्यों न हो, अगर तुम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सहायता नहीं करते हो तो तुम्हारी इतनी धनराशि का कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी उपयोग में नहीं आ सकती है। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से सागर में रहकर भी मछली प्यासी ही रहती है, उसी प्रकार से धनवान व्यक्ति का धन भी अगर ज़रूरतमंद व्यक्तियों के काम में नहीं आता है तो उसका कोई भी उपयोग नहीं है। इस प्रकार से कवि विकास परिहार जी ने बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखी है। हर एक हाइकू जो है वह अलग अलग है, हर एक हाइकू का अर्थ अलग है, अपने आप में वह परिपूर्ण है, लेकिन जीवन की बहुत बेहद महत्वपूर्ण बातें ये हाइकू हमें बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह विश्लेषण, यह भावार्थ जो है वह आपके पढ़ाई में ज़रूर काम आएगा। आप इसे सुनिएगा और इसका अध्ययन भी ज़रूर करिएगा। अगला वीडियो आपको स्वाध्याय का मिल जाएगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।